हाय एवरीवन, दिस इज़ डे नंबर 6 ऑफ आवर मिशन 100%। हमारी कोशिश है कि किसी भी तरह तुम भले ही पहले ना पढ़ पाए हो बट अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अकाउंट्स में 100 ऑन 100 लाना हर कॉमर्स के बच्चे की ड्रीम होती है और आ भी सकते हैं। और कोई बात नहीं, अगर 100 ना भी आ पाए तो तुमने जिस तरीके से हम बता रहे हैं अगर पढ़ा तो 90 प्लस तो आएंगे ही आएंगे। ऑल्सो कहीं भी कोई भी डाउट हो, वी आर देयर विद यू 24/7। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कमीशन का ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा वैसे तो बहुत इलेबोरेट है, बट तुम मान के चलो कि इसका 2 नंबर का क्वेश्चन एब्सोल्युटली फिक्स्ड है। तो इसलिए जैसे मैं बोलती जाऊं स्टेप बाय स्टेप लिख के रजिस्टर पे उसको ज़रूर करना। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सीधे बैठते हो सब। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ना एक बात बताओ बच्चों, ये जो पार्टनर्स होते हैं, ये जब फर्म में पैसा लगाते हैं तो उस पैसे को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। अब कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म से पैसा वापस ले जाने की स्थिति निर्मित होती है और उसको अपन कहते हैं ड्राइंग्स। देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन विथड्रॉवल एंड ड्राइंग्स। दोनों में ही बेटू अपन पैसा फर्म से निकालते हैं, दोनों में ही फर्म की लायबिलिटी कम होती है क्योंकि हम पैसा वापस ले जा रहे हैं। फर्म की यही तो लायबिलिटी थी कि फर्म को हमको पैसे देने थे। दोनों में ही लायबिलिटी कम हो रही है, बस डिफरेंस इतना है कि ड्राइंग्स हमने जो अर्न किया था हम उस फंड में से लेके जा रहे हैं, और विथड्रॉवल जो हम फर्म में कैपिटल लाए थे वहाँ से निकाल के लेके जा रहे हैं। अब लास्ट क्लास में एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम ये पार्टनर्स हैं, सपोजिंग ABC, एक पार्टनर ने 1 लाख रुपीज़ फर्म में लगाए। इधर ध्यान बच्चों, इधर ध्यान बेटा। फर्म में किसी ने 1 लाख रुपीज़ लगाए, उसमें से या कमाई में से कहीं से भी वो 20,000 रुपये निकाल के ले गया। तो मैम जब वो खुद के ही पैसे हैं और उसको ज़रूरत है तो वो निकाल के लेके जा रहा है, तो आप उस पर इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे हो? वाई आर यू चार्जिंग इंटरेस्ट? क्योंकि किसी से उधार तो लिया नहीं, पैसा तो अपना ही है और उसको ही वापस ले जा रहा है। पहले खुद ही लाए थे, अभी खुद ही ले जा रहे हैं, तो आप इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे हो? लेट मी टेल यू व्हाई। अगर हमारा एक अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, हमने सपोजिंग 10 लाख के कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। हमने कुछ मशीन्स खरीदी, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, हमें वर्कर्स का पेमेंट करना है, हमें XYZ बहुत सारे पेमेंट्स करने हैं। अब हमारे पास ये फंड है, बीच में एक पार्टनर आया, उसने तो फर्म ज्वाइन ही पैसे के लिए की है। अप्रैल में बोलता है मुझे 1 लाख दे दो, अप्रैल एंड में बोलता है 50,000 दे दो, मई में फिर बोलता है 60 दे दो, फिर बोलता है यूरोप ट्रिप पे जाना 3 लाख दे दो। ऐसे हर थोड़े दिन में वो पैसे विथड्रॉ करता जाता है। तो अगर इस तरह से बार बार लोग पैसे निकालेंगे, डोंट यू थिंक फर्म का एक फ्लो ऑफ फंड्स खराब होगा कि नहीं? तो लोगों को डिसिप्लिन में रखने के लिए हमने एक सिंपल तरीका निकाला कि आप जितने पैसे निकाल के लेके जाओगे हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो आप खुद डिसिप्लिन में आओगे कि हमको फर्म से तभी निकालना है जब बहुत ज़रूरी हो पैसा। तो इस वास्ते हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से वसूल करते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, पार्टनर ने पैसे लगाए थे, उसको हम कहते हैं कैपिटल। अब उसको जब भी ज़रूरत पड़ी वो निकाल के ले जा रहा है, उसको कहते हैं हम ड्राइंग्स। अब मैं कॉमन वर्ड बोल रही हूँ, ड्राइंग्स विड्रॉल, कॉमन वर्ड बोल रही हूँ ड्राइंग्स, और उसके ड्राइंग्स ले जाने पर हम उससे मांगते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को मिलता है या फर्म देता है? फर्म को मिलता है। जो भी मिलता है वो हमारे लिए इनकम है, तो वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। दैट्स वाई जब हमने स्टार्टिंग में ये चैप्टर पढ़ा था और हमने P&L अप्रोप्रिएशन पढ़ा था जो कि फर्म की बुक्स में बनता है, तो फर्म के लिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक तरह से इनकम है। दैट्स वाई हमने उसको क्रेडिट साइड पे लिखा था। आर यू एबल टू कनेक्ट इट? उन क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्टली दिया था। अब इस टॉपिक में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? उस टॉपिक में हमने बस इतना पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलता है, क्रेडिट साइड पे उठा के लिख दिया। ये फिगर रेडीमेड था। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग हाउ मच इंटरेस्ट वी हैव टू चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। सो दिस इज अ इनकम फॉर द फर्म। अब सुनो, आगे कंटिन्यू करो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है 2 तरह से आदमी पैसे निकालता है।
एक इरेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग्स का मतलब जब उसकी मर्जी आती है तब पैसे निकाल लेता है, दैट्स कॉल्ड इरेगुलर, कभी भी निकाल लेता है। एंड दूसरा इज सिस्टमैटिक रेगुलर ड्राइंग्स। तो सिस्टमैटिक रेगुलर ड्राइंग्स में क्या होता है, या तो वो हर मंथ पैसा निकालता है या वो हर क्वार्टर में निकालता है। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो वो 4 बार ही निकालता है बस। या फिर 12 मंथ्स में से लास्ट 6 मंथ्स में निकालता है, शुरू में नहीं निकालता है क्योंकि फर्म की कमाई ही नहीं होती है स्टार्टिंग में। सीज़न जब तक स्टार्ट नहीं होता है, ये सब जनरली ईयर एंड पे सबकी सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, तो लास्ट 6 मंथ्स में निकालता है। तो बताओ रेगुलर ड्राइंग्स के प्रोसेसेस क्या क्या हो सकते हैं? या तो हर मंथ निकालता है, साल में कितने मंथ्स होते हैं, तो इसमें कितनी बार निकाला है? 12 बार, सेम अमाउंट निकाल रहा है बार बार। एवरी क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो 4 बार उसने निकाला है इक्वल, जो भी डिसाइड हो गया। स्टार्टिंग में फर्म को इससे डिस्टर्बेंस कम होती है। और लास्ट 6 मतलब हाउ मेनी टाइम्स ही हैज विथड्रॉन? 6 टाइम्स। व्हाट आर द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। उन्हीं मंथ्स में निकालता है, स्टार्टिंग में नहीं निकालता। तो एक तरीका होता है ये विच इज कॉल्ड रेगुलर ड्राइंग, और एक होता है कभी भी ड्राइंग। सो अब कभी भी ड्राइंग वाला जो पॉइंट है वो अपन स्क्रीन पे देखो ओरली, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। तुम ही मुझे बता दोगे। बताओ मंथ कितने होते हैं साल में? अगर पार्टनर ने 1 जुलाई को 10,000 रुपये विथड्रॉ किए हैं तो 1 जुलाई से एंड तक कितने दिन उसने पैसा यूज़ किया? जुलाई से एंड तक 9 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हम उससे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ले लेंगे। 10,000 रुपये इंटू रेट जो भी क्वेश्चन में दिया है, 10% दिया तो 10/100 इंटू 9/12। फिर उसने निकाले 1 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने दिन बचे? 1 महीना। तो इस 20,000 पे उसने 2 बार निकाले, एक बार 10, एक बार 20। तो 10 का अलग निकाल लिया, 20 पे उसने 10% से 1 महीना यूज़ किया है, तो राउंड फिगर कर लिया ये। तो ये जो टोटल आया वो उससे हम वसूल करेंगे। ओके, एक बात बता दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस? तो वो डेबिट होगी कि क्रेडिट? और हमें वसूलना किससे? जब भी हमें पार्टनर से कुछ वसूलना होता है हम उसका अकाउंट कर देते हैं डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? लॉजिकली कंस्ट्रक्ट करके बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। क्यों होगा क्रेडिट? बिकॉज इट्स अ इनकम। और लेना किससे? पार्टनर से। सो पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। खैर हम एंट्रीज नहीं सीख रहे हैं, वो हम लास्ट में सीखेंगे, एंट्री करेंगे बट लास्ट में। पहले कंसेप्ट कर लो, लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फटाफट कॉन्सेप्ट रजिस्टर अच्छे से बनाओ, यही अपने को लास्ट में काम आएगा फॉर रिविजन। और जो प्रैक्टिस रजिस्टर है वो अलग। अभी तक आपकी आई थिंक 5 प्रैक्टिस क्लासेस लग चुकी हैं, यस? तो वो भी आप बिल्कुल सिस्टमैटिकली डेट वाइज मेंटेन करें ताकि आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप रिवाइज कर सकें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड, interest on drawings is charged by firm on the drawings made by partner. Interest on drawings is charged by firm on the drawings made by partner. It is income for firm. It is income for firm, therefore credited in P&L appropriation. It is income for the firm, therefore credited in P&L appropriation. The nature of drawings is as follows. Irregular drawings, drawings at regular interval. Third point बना के लिख लो, nature of drawings. Fast we do, nature of drawings. All my dear onliners, कोई भी डाउट आएगा थोड़ा रुक के पेशेंस रख के पूछना। Interest on drawings. Nature of drawings is of 2 types, irregular and regular.
इरेगुलर मतलब कभी भी जितना भी मन चाहे अमाउंट निकाल लेते हैं। इसमें डेट भी फिक्स नहीं है, नो, और अमाउंट भी फिक्स नहीं है। जबकि ड्राइंग्स एट रेगुलर इंटरवल में हम बहुत ही डिसिप्लिन वे में अमाउंट भी फिक्स कर लेते हैं, डेट भी फिक्स कर लेते हैं, ताकि फर्म को हमारी वजह से बिल्कुल दिक्कत ना जाए। कम अगेन, वो नहीं, वो अभी छोड़ दो। समझ समझ के लिखना बेटू, कि कुछ रटना ना पड़े रूल्स। यहाँ तक सॉर्टेड है। बताओ कितने तरीके से पैसा निकाल सकते हैं? दो। पहला कौन सा? एक बार में, मतलब जब मन चाहे तब, इरेगुलर। और दूसरा रेगुलर। रेगुलर में हम शुरू में ही तय कर लेते हैं कि हम इतना रुपया हर महीने, हर क्वार्टर या साल के लास्ट 6 मंथ्स में हर महीने निकालेंगे। ओके, अब पहले वाले का एग्जाम्पल लिखो। पहले वाले का फंडा क्या है? जितने दिन फंड्स यूज किए उतना इंटरेस्ट आपको लेना है। जिस दिन निकाल के ले गया वहां से साल के आखिरी दिन तक जितने दिन उसने पैसे यूज किए उतना आपको इंटरेस्ट निकालना है। बोलो हाँ या ना। लिखो पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्विक। अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च। अभी अपन बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख लो, अब तो फिक्स है। पहले इंडिया में क्या जनवरी दिसंबर में अलाउड था, इट्स फिक्स नाउ, इट्स फाइनेंशियल ईयर ओनली। सो अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च, 10% इंटरेस्ट पर एनम पार्टनरशिप डीड में लिखा है। पार्टनर ने 2 टाइम ड्राइंग की है, 10,000 निकाले हैं 1 जुलाई को और 20,000 निकाले हैं 1 मार्च को। फटाफट कैलकुलेशन करो क्विकली। बेटू 10% इज द रेट एंड प्रोपोर्शनेट होता है ना, पर एनम लिखा है ना बेटू, इसलिए अपन मंथ से लिंक कर रहे हैं। सिंपल। पॉइंट क्लियर है सबको? ऑलमोस्ट सेम तरीके से कैपिटल पे निकाला था। वहां हम उससे पे कर रहे थे, यहां हम उससे ले रहे। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, हिचकना नहीं। ठीक बच्चों, आगे बढ़े। हाँ बेटू, पर एनम हर ड्राइंग के ऊपर निकालना पड़ेगा अलग अलग। जब आदमी हर कभी निकालता है ना, तो अपन हर ड्राइंग को एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन मान के निकाल लो। बेटू सुनो ना, ये चार्ज और अप्रोप्रिएशन से परे चीज है, क्योंकि चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन शब्द इज यूज फॉर आवर एक्सपेंसेस, दिस इज आवर इनकम। इनकम क्यों छोड़ेंगे अपन? वो तो हर स्थिति में मिलेगी हमें। हाँ, पार्टनरशिप डीडी नहीं बनाई तो नहीं ले सकते। Somebody asked me ये चार्ज है अप्रोप्रिएशन, तो चार्ज और अप्रोप्रिएशन इज अ शब्द फॉर एक्सपेंसेस। ये तो इनकम है ना हमारी। लक्ष्मी जी को कौन मना करेगा कि नहीं नहीं आप तो बताओ जी। सिर्फ लक्ष्मी जी कम नहीं ला सकते अपन अंदर, जब पार्टनरशिप डीडी बनाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स। उसके पहले तुम 2-3 जरा छोटे छोटे एग्जाम्पल मेरे लिए सॉल्व कर दो। फटाफट लिखो क्वेश्चन। हाँ बेटू, अभी बताऊंगी, रुक जाओ। 20,000 रुपए निकाले हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखा है 6 टका ब्याज देना है तुरंत। पार्टनर ने 20% 20,000 रुपए निकाले हैं ऑन 1 जनवरी।
पार्टनर ने 1 अप्रैल को से 31 मार्च के ईयर में 20,000 निकाले, 1 जनवरी को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 6% पर एनम। क्विक फास्ट कैलकुलेशन तेज करो बच्चों। अच्छा सुनो, पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो क्या करते? नहीं चार्ज कर पाते। पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो चार्ज नहीं कर पाते। ठीक है, एक और एग्जांपल कर दो जरा। 3 बार पार्टनर ने पैसे विड्रॉ किए हैं। हमारा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च 10% पर एनम पार्टनरशिप डीड में लिखा है। पार्टनर ए ने 10,000 निकाले 1 मई को, 20,000 निकाले 1 जैन को, 30,000 निकाले 1 मार्च को। तीनों अलग अलग ट्रांजैक्शन को मान के इंडिपेंडेंट और ब्याज निकालो और जोड़ दो। आज बहुत सारे कैलकुलेशन करने हैं अपने को, बिल्कुल डट के बैठे रहो। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब सुनो मेरी बात। मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, ध्यान से सुनना सब। पार्टनर ने निकाले 20,000 रुपए, इंटरेस्ट है 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ओरली। पार्टनर ने निकाले 20,000 रुपए, 10% पर एनम है ब्याज। कैलकुलेट द इंटरेस्ट। इतनी जल्दी ना करो, दुर्घटना से देरी भली, डेट तो पूछो। डेट से किसी को मतलब ही नहीं है, सबको दूसरी डेट से ही मतलब है। पार्टनर के विड्रॉल की डेट से मतलब नहीं है, डेट तो पूछो। सो क्वेश्चन में डेट नहीं दी, अब पर एनम लिखा है और डेट दी नहीं है, क्या करें? क्या करें? पूरे साल का लगा दो, ना इंसाफी है ये तो। वो कह रहा है बिल्कुल ही मत लगाओ, मैं तो आखिरी दिन निकाला, तो ना तेरी ना मेरी 6 महीने का निकाल लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही एग्जाम में आता है, जब पर एनम लिखा हो और डेट नहीं दी हो तो एवरेज पीरियड 6 महीने का निकालना है। ठीक, हाँ मतलब लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो फटाफट। इम्पॉर्टेंट, ड्राइंग से 10,000, 10 का कहाँ, तब भी 6 महीने लगेगा। यही तो, उसने डेट क्यों नहीं रखी ट्रांसपेरेंटली। जब ड्राइंग लिखी थी 10,000, इंटरेस्ट था 10% और डेट नहीं दी थी, तो जब डेट ना दी हो और पर एनम लिखा हो तो टेक 6 मंथ्स एवरेज, ना तेरी ना मेरी। अरे यार तुम्हें इतना बुरा लग रहा है उस पार्टनर के लिए, उसने क्यों नहीं पहले से फिक्स कर दी डेट, ली ढंग से। डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं हुआ तभी तो डेट नहीं मिली। लिख के रखना चाहिए था ना सब चीज ठीक से अकाउंट्स में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फास्ट फास्ट, जब कभी पर एनम दिया हो और डेट नहीं दी हो तो आप एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का मान लो। हो सकता है किसी का फायदा हो रहा हो, किसी का नुकसान, पर गलती दोनों की है कि उन्होंने डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिख के क्यों नहीं रखी। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अपन रेगुलर ड्राइंग्स पे। सब लोगों का निपट गया हो तो अपन रेगुलर ड्राइंग्स पे आए। तुम खड़े हो बच्चों सबसे पीछे, आने आओ। अगर 1 अप्रैल को ड्रॉ किया, 1 मई को ड्रॉ किया, 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 बार विथड्रॉ किया और हर बार फर्स्ट डे ऑफ द मंथ को वो विथड्रॉ करता है, तो कितने ट्रांजैक्शन लाइन आइटम कितने क्रिएट हो जाएंगे? 12। अभी क्या हो रहा था यहाँ पर देखो, तुमने 3 बार के लिए 3 लाइन आइटम क्रिएट हो गए थे, 1 2 3, तो ऐसे कितने हो जाएंगे? 12। तो क्यों ना कोई शॉर्टकट निकाल लें।
क्यों ना अपन कोई शॉर्टकट निकाल लें, तो मारो बताओ गैस, शॉर्टकट क्या निकाल सकते हैं? एनीबडी कैन थिंक ऑफ एन आइडिया कि कोई पार्टनर फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ निकालता है, फिक्स अमाउंट निकालता है, कोई शॉर्टकट बना दो 12 बार कैलकुलेट करने की जगह इंटू 12 कर दो। क्या करो? पीरियड ऑफ ड्राइंग कैसे निकालो? पीरियड ऑफ ड्राइंग कैसे निकालो? एक पहली ड्राइंग जो उसने 1 अप्रैल को की, उसने कितने दिन यूज की? 12। दूसरी 11, तीसरी 10, चौथी 9, आखिरी 1 महीना। तो पीरियड अलग अलग आ रहा है ना, अमाउंट ही तो सेम है, पीरियड तो अलग अलग आ रहा है। तो कोई और लॉजिकल तरीका बताओ, दिमाग लगाओ भाई, देश के बुद्धिजीवी नागरिक हो तुम सब। क्या करना है? पीसीएम वाले भाई, हम नॉन मैथ्स वालों जैसी बात करो। क्या करें? अमाउंट को कॉमन, अमाउंट तो ठीक है, तुम लोग कह रहे हो 12 बार निकाला, 1000 पर मंथ निकाला तो 12,000 निकाल लिया, तो समझ में आ गई। रेट भी तुम्हें पता है फिक्स है। पीरियड ऑफ विड्रॉल कैसे निकालूं? पहली 12 महीना, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर वैसे करते हैं, हर बार अलग है। कैसे निकालें पीरियड का एवरेज, कैसे करें? क्या करें? क्या करें? तो वही तो एक एक करके ही तो 12 बार निकालना पड़ेगा माते। करके बता, बोल के बताओ, जब पॉइंट समझ में आ रहा मैं क्या पूछ रही हूँ? 12 बार निकालना पड़ेगा ना। हाँ, यस। पहले फर्स्ट का निकाल लें, फिर लास्ट का निकाल लें और एवरेज कर लें। कुछ इस तरह का ही है, तुम इजाद करो तो मजा आए। बाकी सब लोग तो पढ़ते हैं, तुम इजाद करो तो मजा आए कि मैम ऐसा करते हैं। हाँ, तुमने बोला और तुमने बोला, बोलो भाई। तो एक बार बेटू 12 से, एक बार 11 से, एक बार 10, तो मल्टीप्लाई तो 12 बार करना पड़ा ना। शॉर्टकट कहाँ हो गया? तो लॉन्ग कट हो गया। तुम बताओ जी, एवरेज पीरियड कैसे निकाले? पॉइंट तक तो आ रहे हो, वो भी कुछ वही बोलना चाह रही थी, तुम भी बोल। एवरेज पीरियड कैसे निकाले? पढ़ चुका है स्कूल में। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बचा, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, दोनों का एवरेज निकालें। यस, एनीथिंग एल्स? कुछ दिमाग में आया? कुछ एनीबडी एल्स? यस, डिवाइड बाय 2 तो एवरेज के लिए करेंगी। और 11/12 से क्यों? 11 मंथ्स कहाँ से आ गए? क्यों माइनस क्यों? कुछ भी करना है इसलिए। इतने क्यूट हो तुम लोग। बोलो बोलो, यू वर ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू स्टार्टेड वेल। कि फर्स्ट वाले का जितना पीरियड है, लास्ट वाले का जितना टेन्योर है, और उसको एवरेज आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलो लेट मी टेल यू कि इसको कैसे करेंगे। हम निकालेंगे एवरेज पीरियड। सुनो, अमाउंट सेम है, हर महीने बंदा सेम पैसे निकाल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम होता ही है। पीरियड बस एवरेज निकालना है कि फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग से एक एवरेज पीरियड निकालेंगे और उतने दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे। लेट्स सी हाउ। 2 स्टेप्स में ये कैलकुलेशन होगा, इन 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 में आप एवरेज पीरियड निकालोगे, उसका फॉर्मूला क्या है? डेज रिमेनिंग फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस डेज रिमेनिंग फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, एक एवरेज पीरियड आ जाएगा। करके देखते हैं। अगर आदमी ने 1 अप्रैल को पैसा निकाला, 1 मई को निकाला, 1 जून, ऐसे निकालता गया 1 मार्च तक निकाला, बताओ फर्स्ट टाइम कितने, कब निकाला? वहां से साल खत्म होने में कितने दिन बचे थे? 12। और आखिरी बार कब निकाला? 1 मार्च। वहां से कितने दिन बचे थे? 1 महीना। तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2 कितना आया? ये 6.5 कहलाया एवरेज पीरियड। इसको रखेंगे यहां। टोटल अमाउंट तो तुमने खुद ही बता दिया कि मैम 1000 रुपए निकाल रहा है तो 12,000 निकाले। रेट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है,
बस ये टाइम की प्रॉब्लम आ रही थी कि 12 बार निकालने की जगह एवरेज पीरियड निकाल लो और उसको यहां रख के ये एक बार कैलकुलेशन निकाल लो, आंसर आ जाएगा. So there are two steps. What is the first step? Average period निकाला. What is the formula of average period? Days remaining from first withdrawal plus days remaining from last withdrawal divided by 2. इसमें क्या होगा भाई, ना तेरी ना मेरी, बीच का अमाउंट निकला है, हम बीच का पीरियड निकला है, इतने दिन पैसे तूने अंदाजन यूज किया. It's not exact, it अंदाजन क्या निकल आया, एवरेज पीरियड. और उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे किया, टोटल अमाउंट तो तुमने निकाल ही लिया कि किसी ने 1000 पर मंथ निकाला तो 12,000, किसी ने 2000 पर मंथ निकाला तो 24,000, किसी ने 3000 पर मंथ निकाला तो 36,000. इंटू 12 करके रेट क्वेश्चन में दिया ही है, और ये जो फिगर आएगा उसको यहाँ एवरेज पीरियड में लिख देंगे. लिखो, अभी करेंगे तो आएगा मजा, फटाफट. हाँ बेटू लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. मैं सब बताऊंगी, पहले प्रैक्टिस कर लें अपन. पूरे 12 सारी वैरायटीज कराऊंगी. शांति. लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इसका क्वेश्चन एग्जाम में 100% तय है. पिछले 20 साल में बोर्ड में एक भी साल ऐसा नहीं गया जिसमें ये ना आया हो. फर्स्ट चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है. फास्ट लिखेंगे. स्टेप 1, average period, days remaining from first withdrawal plus days remaining from last withdrawal divided by 2 will give you an average time. उसने जितने दिन पैसा यूज किया. Step 2, step number 2, total drawings into rate by 100 into average period by 12. पहली बार थोड़ा अटपटा लगेगा, फिर बन जाएगा. हाँ, वो वैसा भी कह सकते हैं, बात वही है. अपन मंथली ही चल रहा है ना अभी, इसलिए एक्चुअली इसमें डेज वाला भी आ सकता है कि वो हर 10th को निकालता है, हर 20th को निकालता है, हर 25 तारीख को निकालता है. तो ये फॉर्मूला हर बात पे फिट हो जाता है. बात समझ में आ गई? हो गया सबका? हेलो एवरीवन, जल्दी क्विक. कितने स्टेप हैं? 2. पहले स्टेप में क्या है, एवरेज पीरियड, और दूसरे स्टेप में उस एवरेज पीरियड को यूज करना है. अभी अपन सारे एग्जाम्पल करेंगे तो सब बनेगा. ऑलराइट, एग्जाम्पल नंबर 1, पार्टनर विड्रू 1000 एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ. सारे एग्जाम्पल्स में इंटरेस्ट इज 10%. पार्टनर विड्रू 1000 एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ. पहले तुम बस पॉइंट लिखो, फिर मेरे से बात करो. पार्टनर विड्रू 1000 एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ. प्लीज टेल मी टोटल कितने पैसे घर ले गया? 12,000. ये तो सबको क्लियर है. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 10%. एवरेज पीरियड निकालना है. कैसे निकालेंगे? डेज रिमेनिंग फ्रॉम फर्स्ट विड्रॉल प्लस डेज रिमेनिंग फ्रॉम लास्ट विड्रॉल. तो उसको यूज करेंगे, करके देखो, अच्छा लगेगा. फटाफट नोट्स अच्छे से बनाना, वो बहुत काम आएगा. Yes, doubt. What 12? अरे 1 अप्रैल को आदमी ने पैसे निकाले तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने बचे ना. मंथ्स. और अगर उसने 1 मार्च को निकाला तो वहां से 1 महीना बचा. सो 12 + 1 डिवाइड बाई 2, 6.5. अभी आते हैं बच्चे, अभी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अपन. लिखो तो सही बाबू, जल्दी फटाफट. थोड़ा सा फोकस, बस सब बनेगा. पार्टनर फर्स्ट को निकाल रहा है. फिर भी किसी को डाउट है तो मैं एक बार और बता देती हूँ. अगर आदमी ने 1 अप्रैल को पैसा निकाला, फिर 1 मई को निकाला, फिर 1 जून को निकाला, फिर 1 जुलाई को विड्रॉ किया, ऐसे करते करते लास्ट टाइम 1 मार्च को निकाला. 31 मार्च से हम सबका टाइम देखते हैं. डेज रिमेनिंग या मंथ्स रिमेनिंग फ्रॉम द फर्स्ट विड्रॉल, इस दिन से लास्ट डे तक 12 महीने का समय शेष था. फिर उसने 1 मार्च को निकाला तो इस दिन से लास्ट डे तक 1 महीने का समय शेष था.
सो दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, तो 13 डिवाइड बाय 2 गॉट इट 6.5. एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन. Sorted everyone, can I move ahead? Example number 2, let me see whether you are able to click it. Please see. Partner withdrew 1000 at the end of every month. First month कब end हो रहा है? 30 अप्रैल. 30 अप्रैल से आखिरी दिन तक कितने महीने बचे? 11. बोलो हाँ या ना. अगर वो हर समय लास्ट डे निकालना है तो लास्ट विड्रॉल कब किया? 31st of March. कितने दिन बचे? 0. So it will be 11 plus 0 divide by 2, 5.5, and then you put it here. That's it. करके देखो, अच्छा लगता है. अरे क्या माते 31st मार्च को निकाल रहा है आखिरी दिन पैसे है? तो 31st मार्च से 31st मार्च में कितने दिन बचे? 0. बात मगज में घुस गई? कोई डाउट है तो पूछ लो भैया. लिख लिया सबने? बात समझ में आ गई? अब देखते हैं ये वाला कौन बताता है. तीसरा, पहले उसने निकाला फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फिर उसने निकाल रहा है दूसरा लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ. दूसरा पार्ट में होता है मैं तो मिडिल ऑफ द मंथ में निकालूंगा. मिडिल ऑफ द मंथ अप्रैल क्या होता है? 15 अप्रैल. मिडिल ऑफ द मंथ मई कितना होता है? 15 मई. मिडिल ऑफ जून क्या होता है? 15. तो हर बार वो 15 को निकालता है. एवरेज पीरियड निकाल के देखा. यस. अगर फर्स्ट अप्रैल के मंथ को देखो, कोई 15 दिन निकाल के जा रहा है तो 15 दिन 0.5 चले गए तो 12 में से 0.5 मंथ चला गया तो कितना मंथ बचा? 11.5. और लास्ट वाले मार्च में वो 15 मार्च को निकाल रहा है. 15 मार्च से 31 मार्च तक मंथ में 0.5 मंथ बचा ना. सो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 करके देखो, अच्छा लगता है. फटाफट 6% पर ब्याज ले लेना भैया. फटाफट सुनो, इधर देखो माता, इधर देखो. पहला मंथ ऑफ द ईयर कौन सा होता है? अप्रैल. फिर क्या होता है बच्चों? मई. फिर क्या होता है? अच्छा, जून होता है. अच्छा, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर ऐसे जाते जाते लास्ट कौन सा होता है? वेरी गुड बच्चे. बोलूं आगे? उसने 15 अप्रैल को पैसा पहली बार विड्रॉ किया, फिर 15 मई को करेगा, फिर 15 जून को करेगा. ऐसे ही वो 15 मार्च को निकालेगा. मिडिल ऑफ द मंथ निकालता है. इस तारीख से मंथ्स में लास्ट डे तक कितने महीने बचे? अरे उसे बोलने दो ना. एक पड़ेगा थपाड़ा. मैं बोल रही थपाड़ा तो 12. क्या हो रहा है बाबू तुम्हें? फर्स्ट डे निकालता तो पूरे 12 होते, लास्ट डे निकालता तो 11 होते. इधर से 11.5 है ना माता? हाँ है ना? नवरात्रि में माता जी आ गई मेरे ऊपर. ये जो मार्च है, मार्च में कब निकाला? मिड में. मिड से कितने महीने बचे? 15 दिन बोले तो 0.5 मंथ. तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2. कितने लोगों को समझ में आ गया? अब अगर किसी ने ये रॉन्ग किया ना तो समझ लेना, एक एक चुन चुन के मारूंगी. क्या दिखाऊं अब तुम्हें? क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन फटाफट लाइन ड्रॉ करो. हर एग्जाम्पल के बाद ढंग से नोट्स बनाओ. वही काम आएंगे तुम्हारे अंतिम समय में बोर्ड के. कृष्णा भाई को मजा नहीं आ रहा है. तो कृष्णा भाई जेठपुरिया की क्लास के मजे के लिए नेक्स्ट हम एग्जाम्पल कृष्णा तुम ही से पूछ रहे हैं. एग्जाम्पल कितने लिख लिए? 3. अब एग्जाम्पल 4. लेट मी सी हु कैन सॉल्व दिस. पार्टनर विड्रू 1000 इन द स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर. वो वाला क्वार्टर नहीं, ये वाला क्वार्टर. Anyone can tell me the solution of this one.
Partner withdrew 1,000 at the start of every quarter. Yes, please. First time he withdrew when? 1st April. Then he withdrew when? What are you doing? तुमने तो ऑर्डर की डेट अरे क्या यार व्हाट बालक 6% यार आज के बॉयज देखो क्लास की कितनी सीरियसली पढ़ रहे हैं नहीं जी आपको ऐसी गलत फहमी है शुरू से नहीं पढ़ रहे थे चलो यार मजाक से हटके ईशान भाई जैन और माधव भाई अग्रवाल इधर देखो शांति एक बात बताओ बालिकों गुड पार्थ की क्लास में पार्थ कौन आ गया अच्छा ग्रोवर मैं तो भूल ही गई पिछली क्लास में भी एक पार्थ था ना अप्रैल मई जून इसको कहते हैं क्वार्टर फिर जुलाई और सितंबर इज द सेकंड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज द थर्ड quarter and January, February, March is the fourth quarter. There are 4 quarters in the month, in the year. क्या ये बात क्या ये बात सबको समझ में आ गई? There are 4 quarters in the year. क्या हुआ बच्चे मजाक चढ़ के इधर देखो मजाक बंद पार्टनर विड्रू 1,000 रुपीज इन द स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर तो इसका मतलब अप्रैल मई जून में वो एक बार 1 अप्रैल को विड्रॉ करता है तो यहाँ से 12 मंथ्स बचे हैं फिर जुलाई में एक बार और विड्रॉ करता है अक्टूबर में एक बार और विड्रॉ करता है बिकॉज हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में वो विड्रॉ करता है और जनवरी में वो एक बार विड्रॉ करता है तो साल में वो 4 ही बार विड्रॉ करता है तो उसका लास्ट विड्रॉल इज ऑन 1st of January तो यहाँ से 3 मंथ्स होते हैं तो इससे 3 ले लिए फर्स्ट वाले के 12 ले लिए तो 12 + 3 डिवाइड बाय 2 7.5 आया उसको यहाँ रखा सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी ये जो ड्राइंग्स हैं ये 4 बार हुई हैं नॉट 12 टाइम्स तो ये भी एक पॉइंट है विच यू नीड टू कंसिडर आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ एवरीवन yes everyone good sign 150 is the answer 150 is the answer everybody has got नहीं साई तुमने 450 क्यों लिखा है for this question is 150 हाँ बेटू तुमने यहाँ पे मंथ ज्यादा ले लिए बी अटेंटिव इधर 4 बार ही किया उसने विड्रॉ sorted everyone this one example बेटू here everyone onliners 12 से कर दिया था सही ओके लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने एग्जाम्पल की नंबरिंग में मिस्टेक कर दी partner withdrew 1,000 at the end of every quarter ये वाला बेटू सुनना कॉन्सेंट्रेट साल में कितने क्वार्टर होते हैं फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट डेट 1 अप्रैल ये क्लियर है लास्ट क्वार्टर का टाइम तू बता जनवरी फरवरी मार्च तो उसका फर्स्ट डे कौन सा हुआ 1 जनवरी हुआ ना तो वहाँ लास्ट बार विड्रॉ किया है तो वहाँ से मंथ खत्म मतलब टाइम खत्म होने में साल का 3 महीने बचे ना बस इसलिए यहाँ पे 3 लिया है बेटू सुनना पहली बार उसने यहाँ विड्रॉ किया डू यू एग्री यहाँ से लास्ट तक अलग मैटर है वो फर्स्ट वाली ड्राइंग है सेकंड ड्राइंग उसकी यहाँ से हमारे फॉर्मूले में हमें 3rd और 2nd क्वार्टर की नीड नहीं पड़ती 4th क्वार्टर में उसने एक बार और विड्रॉ किया है और वो डेट है जनवरी सो जनवरी से एक बार और देखेंगे ये अलग ट्रांजैक्शन है और फर्स्ट वाला अलग ट्रांजैक्शन था
सो दैट्स वाई ऐसे निकाला. Yes, everyone, please do this one. Partner withdrew 1000 at the end of every quarter. खुद दिमाग लगाओ, ड्राइंग बना लो ताकि तुम्हें याद रहे. फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून, सेकेंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और फोर्थ क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च. अगर आखिरी दिन आप निकाल रहे हो क्वार्टर के और आपने साल में 4 ही बार पैसे निकाले तो आपने 30 जून को निकाला होगा पैसा फर्स्ट टाइम. बोलो हाँ या ना, यू एग्री विद दिस और नॉट. फर्स्ट क्वार्टर एंड कहाँ हो रहा है? 30 जून. हाँ या ना बेटू? 30 जून से आखिरी दिन तक कितने मंथ बचे हैं? 9. 3 महीने गुजरे हैं ना, तो 9 बचे हैं. अब इनसे हमें मतलब नहीं है. लास्ट वाला क्वार्टर का लास्ट डे क्या है? 31 ऑफ मार्च. उस दिन पैसा निकाल रहा है तो साल खत्म होने में दिन ही नहीं बचे. सो दैट्स वाई 9 + 0 डिवाइड बाई 2 4.5 और 4 मंथ से डिवाइड करना क्योंकि 4 ही बार निकाला है. एक बार रिवाइज करोगे तो बन जाएगा, इतना टफ नहीं है. और ऐसा ना करके 12 बार कैलकुलेट करते तो दैट वुड हैव बीन वेरी लेंथी. और फिर पार्टनर 4-5 है तो कितनी लंबा कैलकुलेशन किया. हाँ वो तो है, पर इससे भी वही आएगा बेटा. बहुत ही कम मार्जिनल डिफरेंस निकलेगा. Yes, all my onliners, have you got it now? Okay, Mahi, can I move ahead? Partner, this one is tricky. Partner withdraws 1000 in the middle of every quarter. फर्स्ट क्वार्टर कितना बड़ा होता है? अप्रैल मई जून. अप्रैल मई जून का मिडिल डे क्या होगा? 15 मई से साल के आखिरी दिन तक कितने दिन बचे? जब 1.5 महीने निकल गए तो 10.5 बचे, है ना बेटू? सेकेंड क्वार्टर थर्ड से हमें मतलब नहीं, हमारे कैलकुलेशन में मतलब लास्ट क्वार्टर के उसने मिडिल में विड्रॉ किया है. तो लास्ट क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च. उसका मिडिल मंथ होता है फरवरी, उसका मिडिल डे होता है 15 फरवरी. सो 15 फरवरी से आखिरी में 1.5 महीना बचा कि नहीं? तो यहाँ से 1.5 ले लिया, यहाँ से 10.5 ले लिया, तो ये आंसर आ गया ऐसे. कृष्णा तुम गायब भी हो गया, मजा आ रहा है? तुम्हारे चक्कर में सबको मजा आ रहा है, बस तुम्हें मजा नहीं आ रहा. क्या लक्ष्य था बेटा? 12 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते बेटा, क्योंकि 4 ही बार विड्रॉ किया ना बेटा. यहां तक कितने लोगों को क्लियर है? बस आखिरी वाला पोर्शन बचा है. आगे बढ़ते हैं. अब सुनो, ये नया पॉइंट है. पार्टनर विड्रॉज 1000 एट द स्टार्ट ऑफ द लास्ट 6 months. इसका मतलब है कि हमारे अकाउंटिंग ईयर में अप्रैल से लेकर मार्च तक 12 महीने होते हैं. बट पार्टनर्स रियलाइज कि हर महीने स्टार्टिंग में हर साल नहीं हो पाता प्रॉफिट, तो लास्ट के 6 months में ही वो लोग विड्रॉ करते हैं. अब लास्ट के 6 months में भी वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ भी कर सकते हैं, 15th ऑफ द मंथ भी कर सकते हैं, और लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ इन द लास्ट 6 months भी कर सकते हैं. तो बस थोड़ी लैंग्वेज पकड़नी पड़ती है. बाकी आप मुझे बताइए, ये वाला एग्जाम्पल, पार्टनर विड्रू 1000 इन द लास्ट 6 months बट ऑन फर्स्ट डे. तो बताइए फर्स्ट टाइम पैसा कहाँ से निकालेगा? 1 अक्टूबर, फिर 1 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. कितनी बार निकाला है? तो एक तो ये टोटल ड्राइंग 6 से मल्टीप्लाई होंगी, ना 12 से ना 4 से. रेट तो ठीक है, मैंने आपको कांस्टेंट 6% पर एनम ही दे दिया है. उसके बाद बताइए मंथ्स. अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं? 6. और 1 मार्च लास्ट मंथ जो उसने विड्रॉ किया है, 1 मार्च से आखिरी दिन तक कितना मंथ हो रहा है? 1. तो इट विल बी 3.5. करिए और लिखिए, समझ के खुद लिखिए. 9 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं, 7th पे हैं. लिख लिया एवरीवन?
यहाँ तक क्लियर? अब बताओ, लास्ट 6 मंथ्स में मैंने फर्स्ट डे बोल दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विड्रू एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इन द लास्ट 6 months. He withdrew at the end of every month in the last 6 months. तो बताओ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 बार वो विड्रॉ कर रहा है और लास्ट डे ऑफ द मंथ. तो अक्टूबर का लास्ट डे क्या है? 30th अक्टूबर. वहाँ से कितने दिन बचे हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने. 31 मार्च को आखिरी बार विड्रॉ कर रहा है, वहाँ से कोई टाइम नहीं बच रहा है, तो इट इज़ 2.5. फिर से सुनो बेटा, क्या ये तुम क्लियर हो कि उसने लास्ट 6 मंथ्स में विड्रॉ किया और उसमें भी हर महीने के आखिरी दिन करता है 30th को. तो अक्टूबर 30th से 31 मार्च तक कितने दिन बच रहे हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5. और हर मंथ के एंड तक करते करते मार्च में भी एंड में कर रहा है. तो 31 मार्च के एंड से 31 मार्च तक कितने दिन बचे? 0. तो इट्स 5 + 0 डिवाइड बाई 2. और 6 ही बार विड्रॉ किया उसने. बस एक और बचा है. हैव पेशेंस, लास्ट इन दिस कैटेगरी. कैन यू प्लीज शेयर विद मी? हैव यू अंडरस्टूड? लास्ट वाला कर लें. लास्ट वन, पार्टनर विड्रू इन द लास्ट 6 months but in the middle of every month. So अक्टूबर के मिड इज कॉल्ड 15th अक्टूबर. 15th अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने बचे? 5.5 महीने. ये तो तुम्हें अब खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा. आखिरी बार उसने मार्च में विड्रॉ किया 15th मार्च, वहाँ से आखिरी दिन तक बचे 0.5. सो इट्स 5.5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3. और इसमें बस ये याद रखना गलती से प्रेशर में कि ये 6 से मल्टीप्लाई करके ड्राइंग आई है. उसे 6 बार ही विड्रॉ किया है. वेरी गुड ऑल दी ऑनलाइनर्स. क्यों बेटा? चार्मी हर महीने विड्रॉ किया है लास्ट 6 months में. तो 6,000 ही आएगा ना बेटा. 1,000 पर मंथ पूरे 6 महीने विड्रॉ किया बेटा. हमारे कैलकुलेशन के लिए हम फर्स्ट और लास्ट से एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं. दैट डजंट मीन कि उसने विथड्रॉ कम किया है. एक बार पूरा रिवाइज कर लो. 9 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हमने पढ़े हैं. ओके, आई विल. अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसकी समरी बना लेंगे फटाफट. मेक अ समरी. जो हमने कैलकुलेशंस किए हैं, मगर मैं बनवा ज़रूर रही हूँ समरी, बट एग्ज़ाम में इसको रट के नहीं जाना चाहिए. क्योंकि पता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, पार्टनर स्टार्ट्स विथड्रॉइंग फ्रॉम 1 जून एंड देन एवरी मंथ, तो आपका ये पूरे फॉर्मूले फेल हो जाएंगे. फिर आपको फर्स्ट डे से लास्ट डे वाला फंडा ही चलाना पड़ेगा, एवरेज पीरियड वाला. तो रूटीन क्वेश्चंस के लिए इसको रट सकते हो आप कि फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द मंथली विड्रॉल 6.5, उससे 0.5, उससे 0.5 कम. देखो हाउ इट गोज. मंथली में 6.5 से शुरू हुआ, फिर 0.5 कम. क्वार्टरली में 7.5 से शुरू किया, 1.5 कम. और लास्ट 6 मंथ्स में 3.5 हुआ, 0.5 कम. तो ऐसे कुछ बच्चे उसको याद कर लेते हैं, बट आई डू नॉट रिकमेंड लर्निंग. आई रिकमेंड कि आप 2 स्टेप्स में ही करो. हर बार एवरेज पीरियड निकालो और फिर उस पीरियड को यूज़ करके ड्राइंग्स निकालो. आई टेल यू क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी. आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे तब समझ जाओगे कि वो कॉन्सेप्ट से बनेगा, रट के नहीं. अब पूरा एक बार गो थ्रू करो कि तुम समझे क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को. एक बार पूरा गो थ्रू करो. एग्जाम्पल नंबर 7. बेटू मैंने ना थोड़ा गचपच कर दिया था. नंबरिंग में 9 होने चाहिए ना, मैंने कहीं मिस्टेक कर दी लाइन एग्जाम्पल में. आर यू टॉकिंग अबाउट दिस वन? सो हम कहाँ तक आ गए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तक. एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो फटाफट. बच्चे कल वेंसडे है और कल मेरी मेन क्लास है
छुट्टी मत मानिएगा, मुझे आगे का इसका पोर्शन कराना है 6 to 7, 6 to 8 की क्लास में 1 hour विल बी माई क्लास ऑल्सो। कल दोनों को 2 घंटे अकाउंट्स ही है, 1 घंटे मेरी, 1 घंटा सामने मैम की। अच्छा ठीक है, लास्ट 6 months वाला नहीं समझ में आया, ओके आई विल एक्सप्लेन अगेन। You just listen to what I am saying, okay? Abhi don't draw conclusions too fast. Listen. बच्चों बाकी सब शांत रहो। अपना इतना अभी तक अपन ने जो पढ़ा है इस पॉइंट तक, we have covered quite a lot. हम यहाँ तक आ गए, 5 points, half chapter is done. It's one of the lengthy chapters, तो half पे ही पहुँचे हैं, but half is done. सो आप यहाँ तक रिवाइज करो, आई विल जस्ट क्लियर द डाउट ऑफ अ चाइल्ड। हमारा अकाउंटिंग ईयर बेटा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से और ख़त्म हुआ 31 मार्च को। अब हमारे पार्टनर्स ने तय किया कि हम साल के आखिरी 6 months में विड्रॉ करेंगे, बट नॉट इन द फर्स्ट 6 months। रीज़न कुड बी एनीथिंग। सो हमने अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 बार विड्रॉ करा। अब इसमें भी हमारे पास ऑप्शंस थे। हम अक्टूबर के 1 को भी कर सकते थे, हम अक्टूबर में 15 को भी कर सकते थे, हम अक्टूबर में 31 को भी कर सकते थे। सो हम स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ 3 तरीके से विड्रॉ कर सकते थे। जो एक बार हमने पैटर्न पकड़ा वही हम एंड तक ले गए। सो इफ द क्वेश्चन सेज पार्टनर विड्रॉज ऑन द 1st of every month ड्यूरिंग द लास्ट 6 months, सो फर्स्ट यहाँ से विड्रॉ किया और लास्ट वुड बी 1st of March। यहाँ से 6 महीने बचे, यहाँ से 1 महीना बचा है, तो 6 + 1 डिवाइड बाय 2, 3.5। हैव यू नाउ अंडरस्टूड? Have you now understood? क्या लगता है तुम्हें कमीशन क्यों पे होता है? Why is commission paid to a person? हाँ बेटू, गुड। तो जब भी बेटू किसी पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार मेरे कनेक्शन के कारण ही तो फर्म को सेल हो रही है, प्रॉफिट तो सब कमा रहे हैं, कोई भी तरीके से जिससे कनेक्शन से कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, उसके लिए वो कमीशन एक्सपेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है बेटू कि ये जो कमीशन है ना, ये अप्रोप्रिएशन होगा कि चार्ज? बोलो। अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन इसलिए क्योंकि भाई देखो, कमाई होगी तो ही तो तुम्हें कमीशन देंगे, पहले बेसिक खर्चे तो निकल जाएं, तो दैट्स व्हाई ये भी एक अप्रोप्रिएशन है। सो इसमें तुम लिखो कमीशन कितने तरीके से दिया जाता है। कमीशन में बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। एग्जाम के लिए बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मगर हम एक एक कोना कोना कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी और टीएस का, ताकि कुछ भी ना छूटे, इस वजह से हम ये लिख रहे हैं। कमीशन 3 तरीके से दिया जा सकता है। कमीशन 3 तरीके से दिया जा सकता है। सबसे पहले लिखा है ट्रेडिंग प्रॉफिट। बच्चों ट्रेडिंग प्रॉफिट किसको बोलते हैं? वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आता है ना, उसको अपन बोलते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट। जनरल रिजर्व में भी अपन ने पढ़ा था ना कि अलग अलग अमाउंट पे दिया जा सकता है, जनरल रिजर्व क्रिएशन हो सकता है ना, कुछ उसी तरह की बात है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट पे निकाल सकते हो आप कमीशन, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। बताओ बेटू व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट? बोल बेटू, तू बोल। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और ट्रेडिंग प्रॉफिट पीछे इनमें अंतर क्या है बेटू? हाँ गैस कर, चल तू ट्राई कर बेटू, चल तू ट्राई कर सुदीश। यस एनीवन दिस साइड? हाँ सिया। ठीक है, गुड।
बेटो ये पहले भी ये बात आई थी रेफरेंस में कि ट्रेडिंग प्रॉफिट बच्चों पीएनएल में जो प्रॉफिट दिया रहता है ना वो होता है, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब होता है सारे एडजस्टमेंट्स के बाद वाला। अब एक बात बताओ, लास्ट ईयर 11th में मैनेजर्स कमीशन नाम की एक चीज पढ़ी थी फाइनल अकाउंट्स टॉपिक में, हाँ या ना बेटो? उसमें हम पढ़ते थे गिव कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सब कमीशन। तो गैस करके बताओ आफ्टर चार्जिंग कमीशन में क्या होता था? अगर 10% है मैनेजर का कमीशन या पार्टनर का कमीशन, कैसे निकलेगा? 10/110। और अगर बिफोर हो तो सीधे 10%। ओके। और तीसरा कैटेगरी है ऑन टर्नओवर। बेटू टर्नओवर अपन अपनी सेल्स को कहते हैं, वी कॉल सेल्स एज टर्नओवर। तो सेल्स के परसेंटेज के रूप में भी दिया जा सकता है कमीशन। इस पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आता, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बड़े क्वेश्चन में बस एक लाइन आइटम होता है, तो इसलिए इसको फटाफट शॉर्ट में करेंगे। लिखेंगे एग्जांपल ऑन द स्क्रीन। लिखो दी एग्जांपल ऑन द स्क्रीन। एबीसी आर पार्टनर्स, नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन इज 40,000। ABC are partners, net profit before appropriation is 40,000। तो ये कौन सा प्रॉफिट है, ट्रेडिंग या डिस्ट्रीब्यूटेबल? ट्रेडिंग वाला, बिकॉज इसमें लिखा है बिफोर अप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए 2000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए 2000, सैलरी टू बी 3000। ये पार्टनरशिप डीड में लिखा है। कमीशन देना है सी को 10%, बस इतना लिखा है। कमीशन देना है सी को 10%। तो बताओ जब कुछ नहीं लिखा तो किस पर दें? ट्रेडिंग पे, डिस्ट्रीब्यूटेबल पे, टर्नओवर का तो खैर यहाँ केस ही नहीं है, किस पे दें? नो बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेबल पे। लॉजिकली सारे एडजस्टमेंट्स माइनस करने के बाद जो बचता है ना उस पे देना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कभी लिखा हो कि ट्रेडिंग वाले पे दो तब उस पे देंगे, नहीं तो सारे खर्चे हटाने के बाद जो बचेगा उस पे देंगे। अच्छा सुनो ना, बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला दें या आफ्टर? बिफोर, क्योंकि जब स्पेसिफिकली वो चाहेंगे कि आफ्टर वाला दो तब वो लिखेंगे वैसा। जब कुछ ना लिखा हो तो बिफोर चार्जिंग कमीशन। करो क्वेश्चन सॉल्व फटाफट। टी शेप का फटाफट पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाओ। मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ बेटू तुमको, जिसमें कनेक्शन की वजह से नहीं सुन पाए। जो पार्टनर बच्चे दूसरे पार्टनर्स की तुलना में ज्यादा एफर्ट करता है उसको हम कमीशन देते हैं। कमीशन देने के बेटा 3 तरीके हैं। क्वेश्चन में पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बनाने के पहले वाला जो प्रॉफिट है ना वो मेंशन दो कि इस पे देना है तो उसे दे दो। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिखा हो या फिर कुछ भी नहीं लिखा हो, दोनों केस में जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया जाए, जैसे यहाँ 40,000 दिया था उसमें से एप्रोप्रिएशन हटा, एक को देना था 3, एक को देना था 2, दोनों को हटा के बचा 35,000। ये 35,000 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहलाता है, उसका 10% दे दो। और अगर जैसे 11th में पढ़ा था मैनेजर्स कमीशन, गिव मैनेजर्स कमीशन आफ्टर प्रोवाइडिंग सच कमीशन, तो ये जब आफ्टर टाइप प्रोवाइडिंग टाइप लिखा हो सो इनटू 10/110 कर दो, बस इतना ही है। तो इस क्वेश्चन में 40,000 का नेट प्रॉफिट है। ए को और बी को 2 और 3,000 देने थे, क्वेश्चन में लिखे थे। तो 40 में से वो 5 गए तो बचे 35,000। ये 35,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसका 10% निकाला 3,500। सो 35,000 में से 3,500 अगर कमीशन चला गया तो बचा हुआ 31,500 किसको मिलेगा?
पार्टनर्स को बतौर प्रॉफिट। उसके दो टुकड़े हो गए ना बेटू, 35,000 के दो टुकड़े हो गए, ये कमीशन हो गया और कमीशन 35 में से कमीशन हटा दो तो 31,500 बचा, वो नेट प्रॉफिट में बढ़ गया, जो कि इस क्वेश्चन में रेशो था 2:2:1। ये मैं कहीं लिखना भूल गई थी, तो रेशो लिख लो 2:2:1। क्वेश्चन में रेशो दिया होगा, अपन मन से कभी अज्यूम नहीं करते। 2:2:1 कितने लोगों के मगज में घुस गई बात? सिंपल है, एग्जाम में नहीं आता है, जस्ट बिकॉज अपन एक ही पॉइंट कवर कर रहे हैं इसलिए अपन ने अलग से लिख लिया। ओके, अब एक एग्जांपल करा देती हूँ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला। ठीक है, लिखो नेक्स्ट एग्जांपल। तुम लोगों ने ये चैप्टर काफी अच्छा पढ़ा है, यू मेड मी वेरी एंथुजियास्टिक, कि मुझे वाकई लग रहा है कि ये बैच जो सोचा है मिशन 100 और 100% रिजल्ट तो खैर है ही, 90% सबके आएंगे, तो मेरे को उम्मीद की किरण है कि आ सकते हैं। ABC 3 पार्टनर है, इक्वल रेशो है, नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन 80,000 है, ये PNL वाला। पार्टनरशिप D provides interest on A and salary to B। अब लिखा है कमीशन देना है C को 10%, सिर्फ 10% लिखा हो तो क्या मानेंगे? बिफोर, और किस पे? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे। उन्हें जब वो वाला करवाना होगा ट्रेडिंग प्रॉफिट तो वो लिखेंगे क्वेश्चन में, मगर ए में लिखा है 5% आफ्टर चार्जिंग कमीशन। देखते हैं तुमसे बनता है क्या, ट्राई करो 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 जल्दी करो। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का बहु मतलब होता है सारे टाइप के खर्चे माइनस करने, मतलब वो जो दूसरा पार्टनर है ना उसका कमीशन भी हटाना है, उसके बाद देना है। बेटू रौनक, जब बिफोर लिखा होता है ना तो सिंपली 10% निकाल दो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, और बेटू जब आफ्टर लिखा होता है ना तो उसके पहले के जो पार्टनर्स होते हैं उनका कमीशन भी हटाना होता है, और जो बचता है इनटू, अगर 10% है इनटू 10/110, डिनोमिनेटर में परसेंटेज जोड़ देते हैं। तर्क ये है कि वो नेट प्रॉफिट 110% है, तो 10 क्या होगा, क्योंकि वो 100 प्लस परसेंटेज है उस तर्क पे। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 10% पहले उसको दे दो, उसको देने के बाद जो आया वो माइनस करो, फिर जो बचे उसका डी को 10/110 दो, ए को मतलब 5/105। बेटा मैंने पहले, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। सबसे पहले बेटू मैंने, जिसको आता है वो अपना कर ले, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था बेटू, ये मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट, ठीक है ओके। इस नेट प्रॉफिट में से बेटा ए को इंटरेस्ट दे दिया, बी को सैलरी दे दी, तो 80,000 में से 30 हटाए तो कितने बचे? 50। पहले सी को इस 50 का 10% दे दिया, विच इज 5,000। ओके, यहां तक समझ में आया बेटू? अब क्या हुआ कि 80 में से 10 भी हटाओ, 20 भी हटाओ और 50 भी हटाओ, मतलब 5 भी हटाओ। वो हटाने के बाद 50 में से ए का कमीशन हटाने के बाद बचा 45,000। हाँ, 45,000 का 5/105 किया, क्योंकि आफ्टर लिखा था, तो एक तो आफ्टर लिखा होने से डिनोमिनेटर में परसेंटेज जुड़ जाता है, दूसरा पहला किसी का भी कमीशन होता है वो हटाना पड़ता है तब इसका निकलता है। आ गई बात समझ? यस बच्चों, दिस साइड माय डियर गर्ल्स हो गया सबसे? इधर बॉयज किसी को दिक्कत है तो पूछो बेटू। अब देखो हमने कहाँ तक कर लिया है। हमने पार्टनरशिप की थ्योरी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेंट, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब कर लिया है। अब हमें करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं कल कराऊंगी,
अभी मैम बचे हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगी। गारंटी ऑफ प्रॉफिट वेरी इंपॉर्टेंट, यही बोर्ड में आते हैं लास्ट 2 टॉपिक्स। पास्ट एडजस्टमेंट, तो कृपा करके आने वाले 3-4 दिन बिल्कुल भी क्लास गैप ना करें। मैं मंथली टेस्ट आने वाले वीक में लेना चाह रही हूँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का ये वाला, इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर और बिजनेस स्टडीज का 1 चैप्टर। तो आप उसके लिए प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें, पूरा चैप्टर। इसीलिए मेरे को थोड़ा आज एक्स्ट्रा क्लास लेनी थी, बस ये ज़रा सा कराने के लिए। कल मैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट लूँगी, कल थर्सडे है, और सैटरडे को मैं पास्ट एडजस्टमेंट्स लूँगी। बिल्कुल भी क्लास गैप ना करें, दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं और यही एग्जाम में आते हैं। ये सब बेस था इन क्वेश्चंस के लिए। ओके, सो अब आप बुकलेट खोलिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ टारगेट, जब तक सोनम मैम की क्लास एक्सचेंज होती है। बुकलेट खोलिए, आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन टू सॉल्व। Question number 74. Question number 74. थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप मैम के साथ करेंगे, और अभी आप पहले खुद ट्राई कीजिए जब तक क्लास चेंज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 74. क्वेश्चन नंबर 74, पेज नंबर 22. हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश कीजिए। ओके, क्वेश्चन 74, कंटिन्यू डूइंग इट टिल द क्लास इज देयर। So, how was it? I am very sure कि इतने सिस्टमैटिकली धीरे धीरे पढ़ के तुमको टॉपिक का एक फील तो आ ही गया होगा। तो हम ये जो पूरा चैप्टर नंबर 1 है, इसको 8 डेज में बच्चे कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद तुमको डेफिनेटली ये फीलिंग आ जाएगी कि आने वाले चैप्टर्स भी तुम मेरे साथ बहुत कॉन्फिडेंटली कर लोगे। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या उनको कोई भी नोट्स की ज़रूरत है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा लिंक है, वहाँ पर मुझे DM करें। उसमें वो मेंशन करें अपना नाम, अपना नंबर और अपनी सिटी, ताकि मेरी टीम तुम्हें गेट बैक कर सके और तुम्हें हेल्प कर सके। ऑल्सो मेरे बच्चे, ऐसा होता ही नहीं है अकाउंट्स में कि किसी को डाउट ना आए, तो अगर डाउट आए ना तो इसी लेक्चर के अंदर लिखना। उससे ये होगा कि हमें टॉपिक रिलेटेड सारे बच्चों के डाउट्स एक जगह मिल जाएंगे, और तुम्हें भी दूसरे बच्चों के डाउट से देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इंस्टा पर जो मैंने एक चैनल तुम्हारे लिए क्रिएट किया है, ब्रॉडकास्ट चैनल स्पेशली फॉर क्लास 12th मेड ईजी, उसको तुम ज्वाइन कर लेना। उससे तुम्हें रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, और बोर्ड के आखिरी दिन तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी तो ये सिर्फ अकाउंट्स की सीरीज़ है, वी विल ऑल्सो बी मीटिंग फॉर बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। सो ऑल इन ऑल मिशन 100% तुम और मैं मिलके पूरा 100% अचीव करेंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।